Hello everyone, welcome back to the channel. My name is Shauhardo. In today's video, I am going to talk about refraction of light through a rectangular glass slab. अब इस वीडियो को कंप्लीट करने में मुझे कितना टाइम लगेगा वो मुझे नहीं पता, बट इतना तो गारंटी है कि चाहे आप क्लास 9th पे हो, 10th पे, 11th या 12th, दिस इज द वन स्टॉप सोल्यूशन टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक. इस वीडियो के बाद ये मेरा गारंटी है कि इस जन्म में आपको इस टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं आ सकता. ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है. आपको बस इस वीडियो को देखना है, अच्छे से समझना है एंड जो बातें हम डिस्कस कर रहे हैं वो प्रॉपर्ली नोट डाउन करना है. सो आई होप इस टॉपिक में आपको मजा आएगा एंड विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टॉपिक. एज ऑलवेज मैं आपको पहले फिजिकल सिचुएशन समझाऊंगा कि हम कर क्या रहे हैं, उसके बाद हम समझने वाले हैं कि व्हाट इज दिस टॉपिक ऑल अबाउट. सबसे पहली बात कि मान लीजिए हमारे पास एक रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक है. दैट मींस एक रेक्टेंगल शेप का एक ब्लॉक है दैट इज मेड अप ऑफ ग्लास. किस चीज से बना है ये? मेड अप ऑफ ग्लास. वैसे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? दैट इज 1.5. सो वी हैव अ रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक और रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब. सिचुएशन क्या है? अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस AB ऑफ द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब. दिस इज अ सिचुएशन. मान लेते हैं कि इस रे ऑफ लाइट को हम PQ बोल रहे हैं. अब एक बात मैं पहले बता दूं, अगर आपको थोड़ा बहुत डिस्पर्शन ऑफ लाइट का आइडिया है तो हम यहाँ पे डिस्पर्शन की बात नहीं कर रहे. रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक से भी डिस्पर्शन हो सकता है. वी विल टॉक अबाउट दिस इन द लेक्चर ऑफ डिस्पर्शन. अभी हम क्या मान रहे हैं? ये जो रे ऑफ लाइट आके गिरा, दिस इज अ मोनोक्रोमैटिक लाइट. मोनोक्रोमैटिक लाइट मीन्स लाइट ऑफ अ सिंगल कलर. सपोज मान के चलिए कि ये ग्रीन लाइट है या फिर येलो लाइट है, रेड लाइट है, कुछ भी मान लो. मतलब अगर ये व्हाइट लाइट होता, व्हाइट लाइट मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द कलर्स. अगर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द कलर्स आके गिरता then it will split into its constituent colors. This phenomena is known as dispersion. अगर आपको नहीं पता तो आगे आने वाले लेक्चर्स में वो हम डिस्कस करने वाले हैं. तो अभी जो सिचुएशन है मेरा, तो सिचुएशन इज, मैं यहाँ पे सिचुएशन लिख रहा हूँ. पहले आपको नोट नहीं करना है, बाद में आपको पॉज करके नोट करना है. ठीक है? सिचुएशन क्या है? दैट अ मोनोक्रोमैटिक लाइट. मोनोक्रोमैटिक लाइट मीन्स लाइट दैट हैज अ सिंगल कलर. ये कोई भी कलर का लाइट हो सकता है. बेसिकली अ मोनोक्रोमैटिक रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ रेक्टेंगुलर. a monochromatic light is incident on a rectangular glass slab. This is my physical situation. अब क्या होगा हमें ये बताना है. चलिए उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक मोनोक्रोमैटिक लाइट आके गिरा तो ये मेरा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है. दिस इज माय इंसिडेंट रे. इस रे को क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे. अब जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है उसमें हमें क्या ड्रॉ करना पड़ता है? नॉर्मल. क्योंकि अगर हमें बताना है कि इस रे ऑफ लाइट के साथ क्या हुआ तो सबसे पहले तो हमें नॉर्मल ड्रॉ करना चाहिए. एंड द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस. सो एक मोनोक्रोमैटिक लाइट स्ट्राइक्स द रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक एट सम एंगल I. नाउ व्हाट विल हैपन टू दिस रे ऑफ लाइट? जैसा कि मैंने रिफ्रैक्शन के लेक्चर्स में भी डिस्कस किया है, सबसे पहले तो आपको डॉटेड लाइन से ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन दिखाना पड़ेगा. मतलब ये मोनोक्रोमैटिक लाइट स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव कर रहा था. जैसे ही इसने रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक में स्ट्राइक किया, अब क्या होगा? रिफ्रैक्शन. अगर ये इस रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक में स्ट्राइक नहीं करता, मतलब अगर ये ABCD रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक नहीं होता यहाँ पे, तो क्या ये PQ रे ऑफ लाइट ऐसे स्ट्रेट चला जाता? क्या ये PQ रे ऑफ लाइट ऐसे स्ट्रेट चला जाता? ये डॉटेड लाइन से हमने क्या दिखाया है? एक एक चीज आपको समझना चाहिए. ये डॉटेड लाइन से हमने लाइट का ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन दिखाया है. मतलब अगर यहाँ पे ये ABCD ना होता, देखिए PQ जो रे ऑफ लाइट था वो ऐसे स्ट्रेट जा रहा था. उसके सामने क्या आ गया? उसके सामने एक रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक आ गया. Because it strikes the surface of the rectangular glass block, now it will bend because now it is moving from air to glass. ये air है. Rectangular glass block is kept in air. So अब air से glass में जा रहा है, मतलब rarer medium से denser medium में जा रहा है. It will bend towards the normal. ये सबको पता है. But अगर तुम ना होते यहाँ पे, अगर rectangular glass block नहीं होता, तो क्या ये इस डायरेक्शन में चला जाता? बिल्कुल. So this is the original direction of propagation. What do you mean by original direction of propagation? क्या रे ऑफ लाइट इस डायरेक्शन में जा रहा है? रे ऑफ लाइट इस डायरेक्शन में नहीं जा रहा है. अगर ये रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक नहीं होता
तब इस डायरेक्शन में जाता। बट अभी क्योंकि यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक है तो अभी क्या होगा, इट विल बेंड। अब कौन सी मीडियम से जा रहा है, ये एयर से ग्लास में जा रहा है, दैट मींस इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये ऐसे टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गया। ये वाला एंगल बिटवीन द दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, इसको बोलते हैं R1, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ द फर्स्ट सरफेस। ठीक है, ओके। सो अब इस पॉइंट में हमें नॉर्मल ड्रॉ करना चाहिए देखने के लिए कि अब लाइट के साथ क्या होगा। अब एक बात देखिए, मान लेते इस एंगल को हम R बोलते हैं, ठीक है, या फिर इसको R1 बोल देते हैं एंड ये वाला एंगल को R2 बोल देते हैं। नाउ दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, पता नहीं ये कितना होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये ऐसे इमर्ज कर जाएगा। एक चीज आप यहाँ पे ज्योमेट्री से देख सकते हो, ये R1 एंड R2 इक्वल होगा क्योंकि AB एंड CD पैरेलल है एंड ये दोनों भी पैरेलल है, ये दोनों नॉर्मल्स आपस में पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है। सो ये दोनों एंगल R1 एंड R2, ये दोनों एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे। सो ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट द फर्स्ट सरफेस, दिस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ द फर्स्ट सरफेस बिहेव्स लाइक एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर द सेकंड सरफेस। मतलब अगर I एंगल में इंसिडेंट कर रहा है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 है एंड R1 एंड R2 इक्वल है एंड ये एंगल को जो एंगल में वो इमर्ज कर रहा है, मान लेते थोड़ी टाइम के लिए E है। एक्चुअली I एंड E भी आप ज्योमेट्री से देख सकते हो इक्वल होगा, बट अभी के लिए हम मान लेते हैं इसको R1, इसको मान लेते हैं R2। ठीक है, सो द सिचुएशन इज अ मोनोक्रोमैटिक लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब एंड दिस इज द सिचुएशन। इफ दिस इज माय इंसिडेंट रे देन दिस इज द इमर्जेंट रे, दिस इज द इमर्जेंट रे। ये मेरा रे डायग्राम है। अभी हम इस सिचुएशन को इंटरप्रेट करने वाले हैं। सो एक मोनोक्रोमैटिक लाइट आके गिरा, अब क्या हुआ, एट द फर्स्ट सरफेस AB इट बेंड्स कहां पे, टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, सो एट द फर्स्ट सरफेस हम लिख सकते हैं एट फर्स्ट सरफेस दैट इज AB, व्हाट हैपेंस टू द रे ऑफ लाइट, द रे ऑफ लाइट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, the ray of light bends towards the normal by how much, what is the angle of deviation of the first surface। अगर हम वो निकालना चाहे तो हम पॉइंट वाइज लिखते हैं। the first point is a monochromatic light is incident on a rectangular glass slab। second point is at the first surface क्या हुआ, surface AB में क्या हुआ, the ray of light bends towards the normal because it travels from rarer medium to denser medium, so it bends towards the normal। अगर हम angle of deviation find out करना चाहे on the first surface delta 1, so what is the angle of deviation, इस एंगल को, द एंगल बिटवीन द ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन एंड द एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। लाइट जाना चाह रहा था इधर बट एक्चुअली गया इधर, तो डेविएट कितना हुआ, दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन, इसको डेल्टा 1 बोलते हैं। सो डेल्टा 1 का वैल्यू कितना है, ये मेरा I है, ये मेरा R1 है, मान लेते हैं इसको R ही मान लेते हैं इन दोनों को सिंप्लिसिटी के लिए, बिकॉज ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। सो दिस विल बी I माइनस R एंड डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन है ओरिजिनल टू न्यू। देखिए this was the original direction and this is the new direction and this is my angle of deviation I minus R। ये पूरा एंगल R है इतना, ये पूरा एंगल I है इतना R है, तो रिमेनिंग कितना होगा I minus R। एंड ये डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, डायरेक्शन इज क्लॉकवाइज। सो दिस इज अबाउट द फर्स्ट सरफेस। नाउ लेट्स लुक एट द सेकंड सरफेस, व्हाट हैपेंस। पॉइंट नंबर 3, एट सेकंड सरफेस, एट द सेकंड सरफेस CD। देखिए हमने क्या किया, पहले तो हमने डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया कि हो क्या रहा है, अभी हम इंडिविजुअल चीजों को इंटरप्रेट करके देख रहे हैं। एट द सेकंड सरफेस इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि ये जाना चाह रहा था इधर, दिस इज द ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन एंड दिस इज द एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, सो दिस इज माय एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा 2 एंड इफ दिस इज माय एंगल ऑफ डेविएशन तो फिर इसका वैल्यू कितना होगा, ये छोटा सा R है तो ये छोटा सा भी कितना होगा R, यानी पूरा ये पूरा एंगल E है, इतु सा R है, सो रिमेनिंग कितना होगा E माइनस R। सो एट द सेकेंड सरफेस इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल एंड डेल्टा 2 एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द सेकेंड सरफेस कितना है, देखिए दिस इज माय ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन एंड दिस इज योर एक्चुअल डायरेक्शन। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा 2, दैट इज E माइनस R एंड डायरेक्शन क्या है, दिस इज ओरिजिनल डायरेक्शन, दिस इज न्यू डायरेक्शन, that means कौन सा डायरेक्शन, in the anti clockwise direction। so a ray of light PQ is incident on the rectangular glass slab at the first surface, it bends towards the normal by how much, what is the angle of deviation of the first surface I minus R in the clockwise direction
At the second surface, it bends away from the normal by how much? E minus R in the anti-clockwise direction. Now, as you can see in this diagram, AB and CD are parallel to each other. That means both the refractions of light, AB surface में एक refraction हुआ and CD surface में एक refraction हुआ. ये दोनों surfaces क्योंकि आपस में parallel है, इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं? I and E are equal and R1 and R2 are equal. That means in the fourth point I can say, as the surfaces are parallel to each other, as the refracting surfaces AB and CD are parallel to each other, that means AB and CD are parallel to each other. What are AB and CD? AB and CD are refracting surfaces. So what can I say? That angle of incidence is equal to the angle of emergence and the angle of refraction at both the surfaces are equal. Yes, in case of a rectangular glass slab, refraction occurs through the parallel surfaces. Since refraction occurs at the parallel surfaces, hence first point is angle of incidence is equal to angle of emergence. Second point is angle of refraction at both the surfaces are equal. As you can see, these two angles are alternate interior angles. I and E are alternate exterior angles. Simple geometry. And I can say that the incident ray is parallel to the emergent ray. Incident ray is parallel to the emergent ray. Or in other words, what can I say? पहला भी इतना नोट डाउन कर लो. पहला भी इतना नोट डाउन कर लो. 1 2 3 मिटा रहा हूं, इतना नोट डाउन कर लो पॉज करके. अब मैं क्या बोल सकता हूं कि जो फर्स्ट सरफेस है ना मेरा, फर्स्ट सरफेस में उसने कहा बेंड किया टुवर्ड्स द नॉर्मल, कितना? I माइनस आर. सेकेंड सरफेस में उसने कितना बेंड किया अवे फ्रॉम द नॉर्मल, कितना? E माइनस आर. ये जो फर्स्ट सरफेस में एंड सेकेंड सरफेस में देखिए डेल्टा वन कितना था? डेल्टा वन इज I माइनस आर. क्योंकि I एंड E इक्वल है तो डेल्टा टू को क्या बोल सकते हैं? I माइनस आर. तो देखिए फर्स्ट सरफेस में एंगल ऑफ डेविएशन कितना है? I माइनस आर क्लॉकवाइज. सेकेंड सरफेस में एंगल ऑफ डेविएशन कितना है? I माइनस आर एंटी क्लॉकवाइज. मतलब दोनों सरफेस में एंगल ऑफ डेविएशन इक्वल है इन मैग्नीट्यूड, बट दोनों का डायरेक्शंस ऑपोजिट है. पहले वाले सरफेस में कैसा डेविएशन हो रहा है? क्लॉकवाइज. एंड सेकेंड वाले सरफेस में एंटी क्लॉकवाइज. सो आई कैन से एंड द फिफ्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज व्हाट कैन आई से दैट द एंगल ऑफ डेविएशन, the angle of deviation at both the surfaces, the angle of deviation at both the surfaces are equal in magnitude, are equal in magnitude, but in opposite sense. Equal in magnitude but in opposite sense. देखिए एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज को हम डायरेक्शन नहीं बोलते, वी कॉल इट सेंस ऑफ रोटेशन. दैट मीन्स एंगल ऑफ डेविएशंस बोथ आर इक्वल इन वैल्यू, but in opposite sense means that means one is anti-clockwise and one is clockwise. So total angle of deviation कितना होगा? What is the net angle of deviation? I minus r anti-clockwise and I minus r clockwise. So दोनों ने दोनों को cancel out कर दिया. So net angular deviation कितना होगा? 0. हाँ वही तो होना चाहिए, क्योंकि जो incident ray आया it bends towards the normal. जितना towards the normal bend किया on the first surface उतना ही away from the normal bend किया, इसलिए मेरा इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे आपस में क्या है? पैरेलल है. इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे आर पैरेलल टू ईच अदर. व्हाट इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे? 0 डिग्री. मतलब मेरा इमर्जेंट रे एंड इंसिडेंट रे पैरेलल है. सो व्हाट इज द देयरफॉर नेट एंगुलर डेविएशन, नेट एंगुलर डेविएशन इज 0. द नेट एंगुलर डेविएशन इज 0. राइट? So this is all about the introduction to refraction through a rectangular glass slab. पहले आप इतना नोट कर लो, उसके बाद मैं थोड़ा सा और आपको ये क्लियरली समझाऊंगा. आपने नोट कर लिया होगा. देखिए और एक चीज यहाँ पे हम समझ सकते हैं. तो इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे दोनों आपस में पैरेलल है, कोई नेट एंगुलर डेविएशन नहीं है, बट एक चीज है. देखिए ये मेरा ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस है and this is the direction of emergent ray. तो इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे आपस में पैरेलल है, कोई नेट एंगुलर डेविएशन नहीं है, ये तो समझ में आती है. बट देखिए जिस लाइन में मेरा इंसिडेंट रे है उसी लाइन में इमर्जेंट रे नहीं है. मतलब दोनों के बीच में दोनों पैरेलल तो है बट दे आर नॉट अलोंग द सेम लाइन. इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे आर पैरेलल बट दे आर नॉट अलोंग द सेम लाइन. तो इसी में अगर हम पॉइंट 6 लिखना चाहे, पॉइंट नंबर 6 अगर हम लिखना चाहे यहां पे, तो what can we say? That incident ray and emergent ray, IR and ER, incident ray and emergent ray are parallel to each other. That I know.
incident ray and emergent ray are parallel to each other, but they are not along the same line. But they are not along the same line. मान लीजिए ये इंसिडेंट रे है एंड ये इमर्जेंट रे है, दोनों आपस में पैरेलल तो है बट अलोंग द सेम लाइन नहीं है. उनके बीच में एक क्या है, एक डिस्टेंस है. अब दो पैरेलल लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है. देखिए ये मेरा इमर्जेंट रे, ये मेरा ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे. इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना, इसको हम एस से डिनोट करते हैं एंड इसी को बोलते हैं लैटरल शिफ्ट. लैटरल मतलब साइडवेज शिफ्ट. देखिए ये मेरा इंसिडेंट रे है एंड ये मेरा इमर्जेंट रे है, मतलब दोनों आपस में तो पैरेलल है बट इनके बीच का एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है. मतलब मेरा अल्टीमेटली क्या हुआ, इंसिडेंट रे इस वाले डायरेक्शन में जाना चाहिए था बट इमर्ज हुआ इस वाले डायरेक्शन में, मतलब साइडवेज शिफ्ट हो गया. देखिए इंसिडेंट रे को निकलना चाहिए था इस डायरेक्शन में बट निकला एक्चुअली में इस डायरेक्शन में, मतलब मेरा इंसिडेंट रे साइडवेज शिफ्ट हो गया एंड इसी को बोलते हैं लैटरल शिफ्ट. सो दे आर नॉट अलोंग द सेम लाइन. द इमर्जेंट रे इज laterally. What is the meaning of lateral? Laterally मतलब sideways shifted, and this is known as lateral shift. मतलब ये जो distance है, ये जो perpendicular distance है, इसको बोलते हैं lateral shift. And now in this video we want to calculate the value of lateral shift, जो कि क्लास 9 तक 10 के सिलेबस में नहीं है बट फिर भी मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा. आपका थोड़ा सा मैथ्स एंड ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री स्ट्रांग होगा. इस lateral shift को कैलकुलेट करेंगे. द फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटरल शिफ्ट जो आपके सिलेबस में 9th and 10th वो देखेंगे एंड देन विल वाइंड अप दिस वीडियो. आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा. मैं सबको मिटा रहा हूँ, एक बार फिर से डायग्राम ड्रॉ करूंगा एंड चीजों को एक बार फिर से फील करेंगे. ठीक है, चलिए. अब जब मैं फिर से डायग्राम ड्रॉ करूंगा तो मैं सारी चीजों को एक बार रिपीट करूंगा एंड आपको मेरे साथ फील करना है. कुछ पेन वगैरह साइड में रख दीजिए. इनिशियली क्या था, वी हैड अ रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक. देखिए वी हैड अ रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक ए B, C, D, right? A monochromatic light PQ was incident on the rectangular glass block. Now what will happen? We will draw a normal at this point. Let us draw a normal at this point, and this is known as angle of incidence. Now this PQ ray of light is moving from air to glass. If it is moving from air to glass, that means it is moving from rarer medium to denser medium. That means it will bend towards the normal. अगर यहाँ पे एक इंटरफेस नहीं होता, रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक नहीं होता, तो ये ऐसे चला जाता. दिस इज द ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन. बट क्योंकि यहाँ पे एक इंटरफेस ए बी है, रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक है, विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल एंड दिस इज माय एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. राइट नाउ एज ये वाला एंगल, दिस इज माय एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर द सेकंड सरफेस, दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर द फर्स्ट सरफेस एंड दिस इज माय एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर द सेकंड सरफेस. एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर द सेकंड सरफेस कितना होगा, क्योंकि ए बी एंड सी डी पैरेलल है तो ये R होगा. मतलब because AB is parallel to CD, what can I say? The angle of refraction of the first surface is equal to the angle of refraction of the second surface for a rectangular glass slab. अगर I एंगल में इंसिडेंट हुआ तो R is the angle of refraction. अगर R एंगल में इंसिडेंट होगा तो एंगल ऑफ इमर्जेंस या फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो बाहर होगा कितना होगा, I होगा. अगर I मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, I में इंसिडेंट हुआ तो R में रिफ्रैक्ट हुआ. अगर R में इंसिडेंट होगा तो कितने में रिफ्रैक्ट होगा, EI, है ना. तो हम इसको डायग्रामेटिकली बोलने के लिए तो हम E बोल रहे हैं बट हमें पता है कि I इज इक्वल टू E. तो देखिए क्या क्या हमें पता है. सो दिस इज द स्टोरी. अब यहां पे हमें क्या क्या करना है. वी नो दैट इन अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब refraction of light occurs from which surfaces? Refraction of light always occurs from parallel surfaces. And because refraction of light occurs from parallel surfaces, what can we say? We can say angle of incidence is equal to angle of emergence. Angle of refraction at both the surfaces are equal. Angle of deviation at both the surfaces are also equal in value, but opposite in direction. Net angular deviation is 0, and there is a lateral shift. So, since refraction of light occurs at the parallel surfaces, since refraction of light occurs at the parallel surfaces, क्योंकि पैरेलल सरफेस में रिफ्रैक्शन हो रहा है, एक रिफ्रैक्शन ए बी सरफेस में, दूसरा रिफ्रैक्शन सी डी सरफेस में, व्हाट कैन वी से,
Hence, incident ray is parallel to emergent ray. ठीक है, आईसीएससी के लिए दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पैरेलल सरफेस में हो रहा है, इसलिए इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे आपस में क्या है, पैरेलल है. क्योंकि इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे आपस में पैरेलल है, इसको हम रिफ्रैक्टेड रे भी बोल सकते हैं, बट क्योंकि फाइनली ग्लास ब्लॉक से इमर्ज कर रहे हैं इसलिए इमर्जेंट रे बोल रहे हैं. तो इसके बेसिस में हम क्या बोल सकते हैं, मेरा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इमर्जेंस, अगर पी क्यू एंड पी क्यू आर एस, देखिए यहाँ पे हम क्या क्या बोल सकते हैं. ए बी इज पैरेलल टू सी डी, है ना, सरफेस ए बी इज पैरेलल टू सरफेस सी डी. तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ से, पी क्यू इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू माई इमर्जेंट रे. और क्या बोल सकते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस. और क्या बोल सकते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट बोथ द सर्फेसेस आर इक्वल एंड एंगल ऑफ डेविएशन एट बोथ द सर्फेसेस आर इक्वल इन वैल्यू बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन. पहले सरफेस में एंटी क्लॉकवाइज, पहले सरफेस में क्लॉकवाइज हो रहा है, दूसरे सरफेस में एंटी क्लॉकवाइज डेविएट हो रहा है. तो यहां से हम बोल सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस. और क्या बोल सकते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट बोथ द सर्फेसेस आर इक्वल एंड एंगल ऑफ डेविएशन एट बोथ द सर्फेसेस आर इक्वल इन वैल्यू. In the first surface, delta 1 is in clockwise direction and delta 2 is in anti-clockwise direction. So, angle of deviations at both the surfaces are equal in value, equal in magnitude, but opposite in sense. The first one is clockwise and the second one is anti-clockwise. फर्स्ट सरफेस में जितना टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर रहा है, सेकंड सरफेस में उतना ही अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड कर रहा है. सो व्हाट इज द नेट एंगुलर डेविएशन. मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं इस वीडियो के थ्रू आपके मन में बैठ जाए, नेट एंगुलर डेविएशन इज 0. बस खत्म, और हम कुछ नहीं बोलेंगे, दैट्स इट. अभी हम बस वी आर कंसर्न्ड विद कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ लैटरल शिफ्ट. सो वी कैन से दैट द इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे आर नॉट अलोंग द सेम लाइन, दे आर लैटरली शिफ्टेड एंड दिस डिस्टेंस, the perpendicular distance, let's call this RT, the perpendicular distance between the perpendicular distance between the original direction of incident ray and the emergent ray is known as lateral shift. ठीक है, उसको भी हम डिफाइन कर लेते हैं. the perpendicular distance between the emergent ray, किसी emergent ray, between the emergent ray and original direction of incident ray is known as lateral shift या lateral displacement भी बोल देते हैं कई लोग. इसको हम S से डिनोट करते हैं. आर यू गेटिंग इट? चलिए, तो ये जो डिस्टेंस है RT, इसी को हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा. अब थोड़ा सा डायग्राम तो थोड़ा कैसा हो चुका है, हम ना ये वाला ट्रायंगल को देखना चाहते हैं. सबसे पहले हमें ये एस का वैल्यू फाइंड आउट करना है. मतलब ये कौन सा ट्रायंगल है, क्यू आर टी. देखिए इस ट्रायंगल को क्यू आर टी को हम निकाल के यहां पे शो करते हैं, कुछ ऐसा ये शो होगा. ठीक है, दिस इज माई क्यू, दिस इज आर, दिस इज टी एंड RT इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. हम RT का वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं एंड RT का वैल्यू लेट इट बी S. वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ S. व्हाट इज QR? QR का वैल्यू कितना है हमें पता नहीं है. एंड व्हाट इज QT? QT का वैल्यू कितना है, QT, दैट आल्सो वी डोंट नो, राइट? ओके, ये वाला ट्रायंगल को देखो, PQRST, लेट्स कॉल दिस M. इन ट्रायंगल QM एंड व्हाट इज दिस पॉइंट R. अच्छा, जो ब्लॉक का थिकनेस है, लेट द थिकनेस बी T. T इज द थिकनेस ऑफ द ग्लास ब्लॉक. सो अगर AD इज T, सो व्हाट इज QM? थोड़ा सा समझना, ये भी T है, सही है ना? आई वांट यू टू फोकस ऑन द ट्रायंगल QMR. इस ट्रायंगल को यहां पे शो करते हैं. व्हिच इज दिस ट्रायंगल QMR. मैंने देखिए कुछ नहीं किया, मैंने बस ये वाला डायग्राम ड्रॉ किया एंड यहां पे ये RT परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज्वाइन किया. वी वांट टू फाइंड RT. QMR में दिस इज 90 एंड दिस इज R एंड दिस QM is T. I want you to find QR from this triangle using trigonometry. I want you to find QR from this triangle using trigonometry by using R and T. तो कौन सा रेशियो यूज करेंगे? अगर हम साइन R यूज करें, साइन इज, थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्री अगर आपको आता हो, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज.
सो साइन आर अगर ये यूज करें तो ये परपेंडिकुलर ऑपोजिट वाला एंड हाइपोटेन्यूस क्या आ जाएगा ये, बट ये परपेंडिकुलर ही नहीं पता। बट अगर हम कॉस आर यूज करें तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस आ जाएगा, तो कॉस आर यूज करना चाहिए। कॉस आर क्या आ जाएगा, बेस, बेस कितना टी अपॉन हाइपोटेन्यूस कितना क्यू आर। सो मेरा क्यू आर कितना आ रहा है, क्यू आर इज कमिंग आउट टू बी टी बाई कॉस आर, दैट मीन्स क्यू आर इज कमिंग टू बी व्हाट इज 1 बाई कॉस आर, दैट इज टी सेक आर। टी बाई कॉस आर को टी सेक आर लिख सकते हैं। सो क्यू आर का वैल्यू कितना आ गया, टी सेक आर। कुछ नहीं किया मैंने, इस वाले ट्राइंगल में कॉस आर वाला ट्रिगोनोमेट्री लगाया, क्यू आर का वैल्यू कितना आ गया, टी सेक आर। तो ये क्यू आर है मेरा, बस आ गया मेरा फॉर्मूला टी सेक आर, दिस इज टी सेक आर। अब इस वाले ट्राइंगल में इफ दिस इज आर एंड दिस इज आई, व्हाट इज दिस, ये पूरा आई है तो मतलब ये पूरा आई होना चाहिए, इतना सा आर है तो रिमेनिंग कितना आई माइनस आर। सो ये जो एंगल है ये कितना है, आई माइनस आर। अब मैं चाहता हूं कि यहां पे आप cos आई माइनस आर अप्लाई करें, तो cos आई माइनस आर कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस तो हमें नहीं पता, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस नहीं पता। एक काम करते हैं, इस वाले ट्राइंगल में देखिए, पहले हमने इस वाले ट्राइंगल में ट्रिगोनोमेट्री अप्लाई किया, अब इस वाले ट्राइंगल में साइन आई माइनस आर यूज करेंगे। तो ये वाला एंगल है आई माइनस आर, इसके ऑपोजिट में दिस एंड दिस। सो ये आई माइनस आर को आप एक एंगल समझो ना, मान लीजिए इसको थीटा है, तो अगर साइन थीटा यूज करेंगे तो साइन थीटा कितना आएगा, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। सो परपेंडिकुलर कितना है एस एंड हाइपोटेन्यूस मतलब 90 के ऑपोजिट वाला मतलब टी सेक आर। अब साइन थीटा का वैल्यू कितना है, आई माइनस आर। सो आई माइनस आर, तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो साइन आई माइनस आर इज एस अपॉन टी सेक आर, साइन आई माइनस आर एस अपॉन टी सेक आर। सो टी सेक आर इधर चला गया, तो शिफ्ट का वैल्यू कितना आ गया, टी इंटू साइन आई माइनस आर इंटू सेक आर। एंड सेक आर को आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन कॉस आर। तो ये फॉर्मूला शायद आपकी बुक में, कंसाइज बुक में नीचे गिवन होगा, टी साइन आई माइनस आर अपॉन कॉस आर। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज थोड़ा सा फोकस कीजिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। इजी है, ठीक है। एक बार फिर से आपको दिखा देता हूं, लास्ट टाइम एक बार फिर से आपको दिखा देता हूं हमने क्या किया। एक रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक था, मान लेते हैं कि इसका थिकनेस है टी, दिस इज अ रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक ए बी सी डी। अ रे ऑफ लाइट पी क्यू वाज इंसिडेंट ऑन इट। इसमें हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, दिस इज माय एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। नाउ दिस इज द ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, इट इज बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये आर है, इसमें हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, दिस इज आर and it emerges parallel. This is my emergent ray and this is my incident ray. So whenever a ray of light is incident on a rectangular glass block, the incident ray is parallel to the emergent ray. There is no net angular deviation, but there is a lateral shift. What is the lateral shift? This perpendicular distance, this one. ये distance ये this is the same only ना, so यहाँ से show करते हैं इसको। Suppose ये वाला perpendicular distance मान लेते हैं ये t है, and this is मान लेते हैं q, this is m. तो सबसे पहले इस वाले ट्राइंगल में ट्राइंगल क्यू एम आर, तो अगर ये टी है तो ये भी कितना है, ये भी टी। सबसे पहले ट्राइंगल क्यू एम आर में दिस वाज टी, हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ से क्यू आर। तो हमने क्या यूज किया, ट्रिगोनोमेट्री यूज किया एंड वी फाउंड आउट क्यू आर। देन ये वाला ट्राइंगल क्यू आर टी, प्लीज एक बार करिए। पता है आपको नया लग रहा है, आपने ये पहले नहीं किया, आपके टीचर्स ने नहीं करा है, बट प्लीज थोड़ा सा मेरे साथ अब रहिए एंड डू इट ऑन योर ओन। क्यू आर टी में आपको ट्रिगोनोमेट्री अप्लाई करना है। अगर ये आर है, ये पूरा आई है, तो मतलब ये पूरा आई है ना वर्टिकली ऑपोजिट है, इसमें से इतना सा आर है, रिमेनिंग कितना है आई माइनस आर। तो वही है क्यू आर टी में इतना सा एंगल आई माइनस आर। इसके रिस्पेक्ट में जब ट्रिगोनोमेट्री अप्लाई करेंगे तो साइन ऑफ आई माइनस आर इज एस अपॉन टी सेक आर, है ना। सो ये एस था, एस अपॉन टी सेक आर, दिस इज द फॉर्मूला दैट इट इज कमिंग आउट टू बी। मैं ये सब मिटा रहा हूं, राइट। एंड अब थोड़ा सा इसमें हमें और भी सॉल्व करना है। दिस इज नॉट द फाइनल फॉर्मूला, इसमें हमें और सॉल्व करके फाइनल फॉर्मूला ऑब्टेन करना है, ठीक है। चलिए, आपके कोर्स में नहीं है, बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए करा रहा हूं। तो कितना आया मेरा, माई रिलेशन केम आउट टू बी दिस इज टी साइन आई माइनस आर अपॉन कॉस आर। उससे पहले मैं ना इस वाले सरफेस में, ए बी सरफेस में स्नेल्स लॉ भी यूज कर सकता हूँ,
आपको स्नेल्स लॉ, आपने अगर मेरे लेक्चर्स देखे होंगे, स्नेल्स लॉ का एक्सप्रेशन क्या है, μ1 sin i इज इक्वल टू μ2 sin r। μ1 इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम जिससे रे ऑफ लाइट आ रही है। मान लीजिए एयर से ग्लास में जा रहा है, सो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 एंड दिस इज sin i, एंड μ2 मान लीजिए ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज म्यू sin r। ठीक है, सो sin r का वैल्यू कितना आ रहा है यहाँ से, sin r का वैल्यू आ रहा है sin i बाई म्यू। sin r हमें चाहिए होगा फॉर्मूला में, इसलिए हमने sin r का वैल्यू निकाल दिया sin i बाई म्यू। ठीक है, अब देखिए दिस इज t इंटू साइन आई माइनस आर। एक क्लास 11 में एक फॉर्मूला है जो मैं यूज कराना चाहता हूँ आपको बस ये यूज कर लो यहाँ पे, ऑल्दो आप 9th में होंगे तो आपको ये पता नहीं होगा। दिस इज साइन a माइनस बी। साइन ऑफ a माइनस बी जब होता है, इसका फॉर्मूला होता है, क्लास 11 में जाकर देखोगे, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। देखिए मुझे पता है आपको थोड़ा सा टिपिकल लग रहा होगा ये, एंड आप शायद सोच रहे होंगे कि इसको छोड़ दो, बट प्लीज स्टे विद मी, आपका मैथमेटिकल स्किल्स में इंप्रूव करना चाहता हूँ। देखिए ये चीजें मैं क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि इसमें सिंपल मैथमेटिक्स है, बस ये वाला फॉर्मूला आपको नहीं पता, बट जो मैथमेटिकल स्किल्स इससे डेवलप हो गए वो हायर, मतलब बाकी चैप्टर्स में आपके मेंटल डेवलपमेंट अगर होगा तो वो काम आएगा आपका। तो साइन ऑफ a माइनस बी क्या होता है, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। तो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है साइन i माइनस आर, चलिए इस वाले पार्ट को हम सॉल्व करना चाहते हैं। देखिए साइन t इंटू साइन i माइनस आर बाई कॉस आर, सो t को रहने देते हैं, बस इस वाले पार्ट को हम सॉल्व करना चाहते हैं। कौन सा, देखिए शिफ्ट का फॉर्मूला कितना है, शिफ्ट का फॉर्मूला तो पहली बात ये है जो आपके बुक में गिवन भी है शायद, i माइनस आर बाई कॉस आर। अब इसमें जो ट्रिगोनोमेट्री वाला पार्ट है उसको हम फर्दर सॉल्व करना चाहते हैं, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री वाला जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तब हमको फाइनल वाला रिजल्ट मिलेगा। वी वांट टू सिंप्लीफाई दिस ट्रिगोनोमेट्रिक पार्ट, दैट मींस दिस कम्स आउट टू बी sin i minus r by cos r। लेट्स ट्राई टू सिंप्लीफाई इट। sin ऑफ a minus b वाला फॉर्म है क्या, sin a cos b by cos a sin b, सो sin i minus r क्या होगा, sin a cos b, मतलब sin i minus sin i cos r minus cos i sin r, that's just the formula by cos r। इतना हमने डिराइव कर लिया था, उसका ट्रिगोनोमेट्रिक पार्ट को हम लेके सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब cos r से डिवाइड कर दीजिए, तो ये कितना आएगा, sin i बाई cos r बाई cos r, जस्ट सेपरेट करके लिख रहे हैं, एंड दिस इज cos i sin r बाई cos r, राइट। ये मैं मिटा रहा हूं यहां से, एंड ये भी मैं मिटा रहा हूं, अब ये नहीं चाहिए होगा। ओके, यहां पे तो cos r कट गया, यहाँ पे कितना है, दिस इज sin i माइनस cos i sin r by cos r, that comes out to be cos i sin r by cos r is tan r। सो देखिए sin i के टर्म्स में आ गया, cos i के टर्म्स में आ गया, बट ये tan r के टर्म्स में है। हमें ना ये tan r के टर्म्स में हटाना है, आपको सम i के टर्म्स में आना चाहिए। तो कैसे करें, देखिए यहाँ पे sin r का वैल्यू है sin i बाई म्यू। अगर ये यहाँ पे sin r आता तो डायरेक्टली इसको पुट कर देते, हमें tan r चाहिए। अगर हमें पता है कि sin r इज sin i बाई म्यू, तो क्या हम यहां से tan r फाइंड आउट कर सकते हैं, tan r फाइंड आउट करके इधर पुट कर सकते हैं, बिल्कुल। ये तो आपको बेसिक ट्रिगोनोमेट्री से आना चाहिए। अगर sin r is sin i by mu, so sin of an angle is something by something, so this is perpendicular, this is hypotenuse, क्लास 9 ट्रिगोनोमेट्री में आपने किया था। So अगर ये मेरा एंगल r है तो परपेंडिकुलर कौन सा हुआ, sin i is the perpendicular, एंड हाइपोटेन्यूस कौन सा हुआ, mu is the hypotenuse। so ये रिमेनिंग बेस कितना है, अगर आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, so mu स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। सो बेस स्क्वायर कितना आ जाएगा, mu स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई। देखिए हमने कुछ नहीं किया, हमें पता है फ्रॉम स्नेल्स लॉ। देखिए मान लीजिए कि हमने ऐसा स्टार्ट किया, यहाँ पे हमें tan r चाहिए, हमें स्नेल्स लॉ का एक्सप्रेशन पता है ना, दैट mu इज इक्वल टू sin i बाई sin r। सो व्हाट इज sin r, sin r इज sin i बाई mu फ्रॉम स्नेल्स लॉ, दिस इज कमिंग फ्रॉम स्नेल्स लॉ। Now I cannot put sin r here, this is tan r, I need to find the value of tan r। For that मैं ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करता हूँ, अगर ये r है, so sin i is the hypotenuse and mu is sin i is the perpendicular, mu is the hypotenuse, this is b, I want to find out b, so I'll use mu square, मतलब base hypotenuse का square
इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर. दिस इज म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई इज इक्वल टू बेस स्क्वायर. सो बेस का वैल्यू कितना आया, रूट ओवर म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई. वही मैं डायरेक्टली बोलना चाह रहा था कि अगर ये साइन आई है इतना एंड अगर इतना म्यू है, सो रिमेनिंग ये बेस कितना आ जाएगा, इसमें रूट ओवर म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आर. अब यहां से अगर मैं tan r की वैल्यू निकालूं, tan r क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब साइन आई बाई रूट ओवर म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई. देखिए मैं फिर से बता दूं, हमने ये तो सॉल्व कर लिया था बहुत इजीली. ये सॉल्व करना क्या आपको आता है, बिल्कुल बाय ज्योमेट्री. ये कैसे आया, बाय ज्योमेट्री, मतलब बाय ट्रिगोनोमेट्री, बाय ट्रिगोनोमेट्री, सिंपल ट्रिगोनोमेट्री लगाया है. अब इस वाले ट्रिगोनोमेट्रिक पार्ट को हम फर्दर सॉल्व करना चाहते हैं. तो साइन आई माइनस आर सॉल्व करके कितना आया, समथिंग लाइक दिस. यहाँ पे साइन आई को एज इट इज रहने दो, कॉस आई को एज इट इज रहने दो, दोनों आई के टर्म्स में. tan r का वैल्यू क्या आ गया, tan r का वैल्यू आ गया दिस इज साइन आई अपॉन कितना, म्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर आई. यहां से क्या मैं साइन आई को कॉमन ले सकता हूं, बिल्कुल. सो साइन आई को कॉमन ले लेंगे तो अंदर अंदर कितना आएगा, 1 माइनस कॉस आई बाई रूट ओवर म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई. दैट्स इट, बस सॉल्व हो गया. हमने इस वाले पार्ट को सॉल्व करके क्या ला दिया, दिस वन. ठीक है, अब मैं बता रहा हूं हमने किया क्या. हमारे पास रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक था. रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक में हमने शिफ्ट का वैल्यू कितना निकाला था, लैटरल शिफ्ट टी साइन आई माइनस आर बाई कॉस आर. अब साइन आई माइनस आर बाई कॉस आर को सॉल्व करके हमने कितना प्रूव किया. सो टी तो एज इट इज रहेगा, इतना को सॉल्व करके कितना है, दिस वन कितना आएगा, टी साइन आई 1 माइनस कॉस आई बाई रूट ओवर म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर. That's it. This is the final formula for lateral shift. This is the final formula for lateral shift. थोड़ा सा आपको पेन हुआ होगा, मुझे पता है, थोड़ा सा डर भी लगा होगा, बट एक दो बार इसको देख लेंगे ना तो बहुत मजा आएगा. अब ये वाला एक्सप्रेशन यूज करेंगे तो सारे फैक्टर्स, कुछ न्यूमेरिकल नहीं आएगा आपके सिलेबस में, बट इस वाले एक्सप्रेशन को यूज करके मैं जो फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटरल डिस्प्लेसमेंट है वो बहुत ही अच्छे से आपको समझा सकता हूँ, बहुत ही अच्छे से. अब द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस इज द फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटरल डिस्प्लेसमेंट. ये सब मैं मिटा रहा हूँ, आपने नोट कर लिया होगा, मैं मिटा रहा हूँ. चलिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटरल डिस्प्लेसमेंट. व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटरल डिस्प्लेसमेंट? फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटरल शिफ्ट. व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटरल शिफ्ट? देखिए, लैटरल शिफ्ट डिपेंड्स अपॉन, इस वाले को नहीं देखना है क्योंकि इस वाले में तो ट्रिगोनोमेट्री वाला चीज है, इससे समझ में नहीं आएगा. दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन, इसको देखना है, याद नहीं रखना है, बस इससे समझना है. सो लैटरल शिफ्ट डिपेंड्स अपॉन द थिकनेस ऑफ द ग्लास ब्लॉक. एंड आप देख सकते हो कि शिफ्ट इज इक्वल टू थिकनेस इनटू समथिंग है. तो थिकनेस अगर इंक्रीज होगा, अगर 2 वैल्यू है थिकनेस का तो शिफ्ट इज 2 इनटू समथिंग, अगर 3 वैल्यू है तो 3 इनटू समथिंग. सो थिकनेस जितना ज्यादा होगा उतना लैटरल शिफ्ट ज्यादा होगा. सो व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटरल डिस्प्लेसमेंट? सबसे पहला फैक्टर है थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब. एंड क्या समझा हमने? इफ द थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब इंक्रीजेस, that means the value of lateral shift also increases. If the thickness of glass block increases, the value of lateral shift also increases. The second and the most important factor is lateral shift depends upon, देखिए यहाँ पे angle of incidence है, यहाँ पे angle of incidence है, यहाँ पे भी angle of incidence है, मतलब it depends upon the angle of incidence. मतलब it depends upon the angle of incidence. अब angle of incidence के ऊपर कैसे डिपेंड करते हो एक बार समझिए. एक बार क्या कीजिए, इस एक्सप्रेशन में I का वैल्यू कितना पुट कर दीजिए, 0. अगर I का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो शिफ्ट का वैल्यू कितना आएगा, t इंटू साइन 0 1 माइनस कॉस 0 बाई रूट ओवर म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 0, है ना. सो t इंटू साइन 0, साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, साइन ऑफ 0 डिग्री 0, मतलब t इंटू 0 इंटू समथिंग, मतलब ये तो आपको देखना ही नहीं है. जैसे I का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, t इंटू साइन ऑफ 0 डिग्री आएगा ना, इंटू बाकी जो भी आए, तो शिफ्ट का वैल्यू कितना आ रहा है, 0. मतलब जब एंगल ऑफ इंसिडेंस मेरा 0 है, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस मेरा 0 है, शिफ्ट का वैल्यू कितना है, 0. अब एक बार I का वैल्यू को आप 90 पुट कीजिए, देखिए
शिफ्ट इज इक्वल टू टी साइन 90 डिग्री 1 माइनस कॉस 90 डिग्री बाई म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री। सॉल्व कीजिए इसको। व्हाट इज टी इंटू साइन 90? साइन 90 इज 1, दैट मीन्स टी इंटू 1 एंड विद इन ब्रैकेट्स 1 माइनस कॉस 90 कितना होता है 0, मतलब 0 अपॉन समथिंग, 0 अपॉन समथिंग कुछ भी हो वो तो 0 ही होगा। सो शिफ्ट का वैल्यू कितना आ रहा है? टी इंटू 1 एंड 1 माइनस 0, दैट मीन्स टी। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, अगर इस वाले फॉर्मूला में आई का वैल्यू आप 0 पुट करेंगे तो शिफ्ट कितना आ रहा है 0, मतलब जब एंगल ऑफ इंसिडेंस में ना 0 डिग्री है तब शिफ्ट का वैल्यू कितना है 0, एंड इसी को मिनिमम बोलते हैं। दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ लैटरल शिफ्ट। लैटरल शिफ्ट कब मिनिमम होगा? जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री होगा, एंड जब आई का वैल्यू 90 डिग्री है तब जो शिफ्ट है दैट वो इक्वल टू द थिकनेस ऑफ द ब्लॉक है। व्हेन आई इज इक्वल टू 90 डिग्री देन द शिफ्ट इज इक्वल टू द थिकनेस ऑफ द ब्लॉक एंड दिस इज द मैक्सिमम शिफ्ट। अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को 0 से 90 डिग्री ले जाऊंगा, मतलब अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज कर रहा हूं, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है शिफ्ट 0 है, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 है शिफ्ट t है। अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को 0 से 90 इंक्रीज कर रहा हूं, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू इंक्रीज कर रहा हूं, तो मेरा लैटरल शिफ्ट का वैल्यू क्या होगा? मेरा लैटरल शिफ्ट का वैल्यू इंक्रीज होगा। अप टू क्लास 12 तो लोग बस फैक्टर्स ही याद रखते हैं, मैंने आपको फैक्टर का रीजन भी समझाया कि हो क्या रहा है। सो लैटरल शिफ्ट मैं आपको याद भी करा दूंगा। लैटरल शिफ्ट डिपेंड्स अपॉन थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब। On increasing the thickness of the glass slab, lateral shift increases. Lateral shift depends upon angle of incidence. When the angle of incidence is 0 degree, lateral shift is 0. When angle of incidence is 90 degree, lateral shift is equal to the thickness of the glass block. That means the maximum. What is the minimum value of lateral shift? 0. कब होता है? जब I का वैल्यू 0. Maximum value of lateral shift क्या होता है? T equal to the thickness of the glass block. कब होता है? जब I का वैल्यू 90. On increasing the value of angle of incidence, the lateral shift increases. Third, इस वाले को समझने में थोड़ा सा दिक्कत होगा बट फिर भी समझा दूंगा मैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, जो मेरा ग्लास है या फिर जो भी मीडियम में यूज कर रहा हूं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम को मैं इंक्रीज कर दूं तब मेरा लैटरल शिफ्ट क्या होगा? देखिए, अगर मैं म्यू के वैल्यू को इंक्रीज कर दूं, सो दिस क्वांटिटी इन द डिनोमिनेटर विल इंक्रीज, है ना, बिकॉज म्यू माइनस समथिंग, सो म्यू स्क्वायर माइनस समथिंग। अगर म्यू का वैल्यू इंक्रीज हो गया तो ये वाला टर्म इंक्रीज हो जाएगा, तो ये जो डिनोमिनेटर में क्वांटिटी है वो इंक्रीज होगा। अगर ये डिनोमिनेटर वाला क्वांटिटी इंक्रीज होगा तो पूरे क्वांटिटी cos i बाई समथिंग उसमें क्या होगा? देखिए ये जो फॉर्मूला है cos i बाई म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर i का रूट, अगर म्यू को इंक्रीज कर दूंगा तो ये डिनोमिनेटर विल इंक्रीज। ये पूरे फ्रैक्शन को क्या होगा? इस पूरे फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर इंक्रीज कर रहा है, मतलब ये पूरा फ्रैक्शन डिक्रीज कर रहा है। अगर ये पूरा फ्रैक्शन डिक्रीज कर रहा है तो 1 माइनस ये पूरा टर्म 1 माइनस समथिंग, ये मैं बोल रहा हूं कि ये समथिंग इज डिक्रीजिंग, सो 1 माइनस समथिंग इज इंक्रीजिंग, एंड अगर 1 माइनस समथिंग इज इंक्रीजिंग सो शिफ्ट इज आल्सो इंक्रीजिंग। एक बार फिर से, उतना शायद समझ में नहीं आया होगा, अगर ये म्यू का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है तो ये डिनोमिनेटर डिक्रीज कर रहा है, सॉरी, अगर म्यू का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है तो ये डिनोमिनेटर इंक्रीज कर रहा है, सो ये पूरा फ्रैक्शन डिक्रीज कर रहा है। अगर ये पूरा फ्रैक्शन डिक्रीज कर रहा है तो 1 माइनस ये पूरा फ्रैक्शन इंक्रीज कर रहा है, शिफ्ट का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। अगर नहीं समझ में आया होगा उतना नहीं चाहिए, तो अगर म्यू का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है सो लैटरल शिफ्ट भी इंक्रीज कर रहा है। म्यू का वैल्यू इंक्रीज मतलब डिनोमिनेटर का वैल्यू इंक्रीज, डिनोमिनेटर का वैल्यू इंक्रीज मतलब ये पूरा फ्रैक्शन डिक्रीज, ये पूरा फ्रैक्शन डिक्रीज मतलब 1 माइनस वो फ्रैक्शन, 1 माइनस वो फ्रैक्शन डिक्रीज कर रहा है, तो 1 माइनस समथिंग इंक्रीजेस। अगर 1 माइनस समथिंग इंक्रीजेस सो लैटरल शिफ्ट इंक्रीजेस। क्योंकि लैटरल शिफ्ट इस वाले पूरे ब्रैकेट के ऊपर डिपेंड करता है ना, सो शिफ्ट आल्सो इंक्रीजेस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द वेवलेंथ ऑफ लाइट। वेवलेंथ ऑफ लाइट, अगर वेवलेंथ ऑफ लाइट को मैं इंक्रीज करूंगा तो सबको पता है लास्ट लेक्चर से कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज होगा, एंड अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज होता है तो शिफ्ट इंक्रीज होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज होता है तो शिफ्ट डिक्रीज होता है। अगर मैं सारे कलर्स की बात करूं, फाइनली अगर मैं विबजियोर की बात करूं, VIBGYOR, सो लेफ्ट टू राइट जाने से मेरा वेवलेंथ का वैल्यू तो इंक्रीज होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू तो डिक्रीज होता है, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर इंक्रीज होता है तो शिफ्ट इंक्रीज होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज मतलब मेरा लैटरल शिफ्ट का वैल्यू डिक्रीज होता है। तो सबसे ज्यादा लैटरल शिफ्ट कौन से कलर का होगा?
राइट जाने में तो वेवलेंथ बढ़ गया, मतलब लैटरल शिफ्ट घट गया। तो सबसे ज्यादा जो लैटरल शिफ्ट होगा वो किसका होगा? वायलेट का सबसे ज्यादा होगा एंड रेड का सबसे कम होगा। ये बहुत बार आईसीएसई में पूछा जा चुका है। सो हमने इस वीडियो में लैटरल शिफ्ट को काफी डिटेल में कवर किया। जो एक चीज रिक्वायर्ड नहीं था, लैटरल शिफ्ट का फॉर्मूला, वो भी हमने काफी अच्छे से समझा। एंड देन लास्ट में हमने लैटरल शिफ्ट का फैक्टर समझा। लैटरल शिफ्ट डिपेंड्स अपॉन number 1 thickness of the glass block. On increasing the thickness of the glass block, lateral shift increases. Number 2 depends upon the angle of incidence. On increasing the angle of incidence, lateral shift increases. Number 3, it depends upon the refractiveness of the medium. On increasing the refractiveness of the medium, lateral shift increases. Number 4 is the wavelength of light. On increasing the wavelength of light, refractiveness of medium decreases and lateral shift also decreases. सिर्फ वेवलेंथ के साथ डिक्रीज करता है, बाकी सबके साथ इंक्रीज करता है। बीच का जो मैथमेटिकल पार्ट था, अगर उतना समझ में नहीं आया होगा, डोंट वरी अबाउट दैट, आईसीएसई में वो नहीं पूछा जाता। बट मैंने पूरा एज अ होल मैंने आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक समझाया है। आईसीएसई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पता हो कि रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ऑकर्स एट द पैरेलल सर्फेसेस एंड हेंस इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द इमर्जेंट रे. That means angle of incidence is equal to angle of emergence. Angle of refraction at both the surfaces are equal. Angle of deviation at both the surfaces are equal in magnitude but in opposite sense. Hence the net angular deviation is 0. जिस सीक्वेंस में मुझे याद है, जिस सीक्वेंसेस में मैंने कंसेप्चुअली समझाया है, उसी सीक्वेंस में अगर आप याद रखेंगे तो इस टॉपिक में आपको जिंदगी भर प्रॉब्लम नहीं होगा। Last but not the least, जो factors affecting lateral displacement, and what is lateral displacement? Lateral displacement is the perpendicular distance between the emergent ray and the original direction of incident ray. इसका definition and जो factors है, that is the most important for ICSE. I hope आप बहुत ही अच्छे से इसको रिवाइज करेंगे। I'll see you in the next lecture. Till then, happy learning. Bye. Take care.